नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उस दिन 3 जनवरी 2020 तारीख थी। सुबह के यही कोई 10 बज रहे थे। जालौन जिले की कोतवाली उरई के प्रभारी निरीक्षक शिवगोपाल वर्मा अपने कार्यालय में बैठे थे और बीती रात पकड़े गए मादक पदार्थ तस्करों से पूछताछ कर रहे थे। तभी एक बुजुर्ग दंपति उनके कार्यालय में आया। दोनों आगंतुक घबराए हुए थे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें थीं। वर्मा ने तस्करों से पूछताछ बंद कर उन्हें सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। फिर पूछा, बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या परेशानी है। कुर्सी पर बैठने के बाद उस शख्स ने कहा, साहब, हम सरसौखी गांव से आए हैं। मेरा नाम कालीचरण है और साथ में आई मेरी पत्नी उर्मिला है। हमने अपनी बेटी विनीता की शादी उरई कस्बे के रामनगर मोहल्ला निवासी खेमराज अहिरवार के बेटे प्रमोद कुमार अहिरवार के साथ की थी। प्रमोद कुमार ने हमारी बेटी विनीता को गायब कर दिया है। 1.5 साल से बेटी से हमारा संपर्क नहीं हुआ। प्रमोद के पिता खेमराज से पूछा तो उसने बताया कि विनीता प्रमोद के साथ दिल्ली में है। हमने जब भी फोन कर प्रमोद से विनीता से बात कराने का आग्रह किया तो वह टालमटोल कर देता था। वह दिल्ली में कहाँ रहता है, उसने हमें कभी नहीं बताया। आज मुझे पता चला कि प्रमोद दिल्ली से गांव आया है और अपने घर में मौजूद है। साहब, आपसे मेरा अनुरोध है कि उससे पूछताछ कर हमारी बेटी विनीता का पता लगाएं। कोतवाल शिवगोपाल वर्मा ने कालीचरण की बात गौर से सुनी और उनकी परेशानी को समझा। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि वह थाने में बैठकर इंतजार करें। वह प्रमोद को थाने बुलाकर उससे पूछताछ कर विनीता का पता लगवाते हैं। आश्वासन पाकर कालीचरण पत्नी उर्मिला के साथ थाने में इंतजार करने लगे। कोतवाल शिवगोपाल वर्मा ने एसआई विश्वनाथ सिंह तथा कांस्टेबल मानवेंद्र सिंह को सारी बात बताकर प्रमोद को थाने लाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में दरोगा विश्वनाथ सिंह कांस्टेबल मानवेंद्र सिंह के साथ मोटरसाइकिल से प्रमोद के अजनारी रोड स्थित मकान पर जा पहुंचे। प्रमोद उस समय घर पर नहीं था। उसके घर में किराए पर रहने वाले किराएदारों ने बताया कि प्रमोद रेलवे क्रॉसिंग की ओर गया है। पहचान के लिए पुलिस ने एक किराएदार को साथ लिया और रेलवे क्रॉसिंग पहुंच गई। प्रमोद रेलवे फाटक के पास मिल गया। किराएदार के इशारे पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और कोतवाली ले आई। बेटे की गिरफ्तारी की जानकारी खेमराज को हुई तो वह भी कोतवाली आ गया। कोतवाल शिवगोपाल वर्मा ने प्रमोद कुमार के चेहरे पर तिरछी नजर डालते हुए पूछा, प्रमोद, सच सच बताओ, तुम्हारी पत्नी विनीता कहाँ है? क्या तुमने उसे गायब कर दिया है या? प्रमोद जवाब देने के बजाय उल्टे वर्मा से ही प्रश्न कर बैठा, साहब, यह सब अटपटी बातें आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कोतवाल शिवगोपाल वर्मा ने कहा, इसलिए कि विनीता के माता पिता ने शिकायत दर्ज कराई है कि तुमने उनकी बेटी को गायब कर दिया है। पिछले 1.5 साल से तुमने ना तो उनकी विनीता से बात कराई और ना ही मिलवाया। ना ही तुमने उन्हें दिल्ली में रहने का अपना ठिकाना बताया। प्रमोद बोला, साहब, ससुराल वालों से हमारी पटती नहीं है, जिससे मैंने उन्हें कोई जानकारी नहीं दिया। वर्मा ने पूछा, तो अब बताओ कि विनीता कहाँ है? वह दिल्ली में है, प्रमोद ने बताया। उससे मोबाइल फोन पर बात कराओ, उन्होंने कहा। प्रमोद बोला, साहब, विनीता के पास मोबाइल फोन नहीं है, इसलिए उससे बात नहीं हो सकती। देखो प्रमोद, तुम पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ कि विनीता कहाँ है? वर्मा तमतमा गए, लेकिन प्रमोद ने जुबान नहीं खोली। तब वर्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उन्होंने दरोगा विश्वनाथ सिंह तथा सुशील कुमार पाराशर को प्रमोद से सच उगलवाने की जिम्मेदारी सौंप दिया। वह दोनों प्रमोद कुमार को अलग कमरे में ले गए और उससे जब सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया। इसके बाद उसने विनीता का जो राज खोला, उसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। प्रमोद ने बताया कि उसने अपनी पत्नी विनीता की हत्या 18 मई 2018 को कर दी थी।
और शव को अपने कमरे में दफन कर उसके ऊपर पक्का फर्श बनवा दिया था। इसके बाद वह दिल्ली चला गया था। विनीता की हत्या की जानकारी ना तो उसके माता पिता को थी और ना ही उसके मकान में रहने वाले किराएदारों को थी। विनीता का शव अब भी कमरे में ही दफन है। कोतवाल शिवगोपाल वर्मा ने इस सनसनीखेज घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दिया और एसआई साबिर अली, विश्वनाथ सिंह, सुशील कुमार पारासर, हेड कांस्टेबल संत किशोर तथा जगदीश हत्यारोपी प्रमोद कुमार को साथ लेकर प्रमोद के अजनारी रोड रामनगर स्थित मकान पर पहुंच गए। वह टिन शेड वाला मकान था जिसके आगे के भाग में किराएदार रहते थे। प्रमोद कुमार मकान के पिछले भाग में रहता था। प्रमोद कुमार पुलिस को अपने टिन शेड वाले कमरे में ले गया और बताया कि विनीता का शव इसी कमरे में फर्श के नीचे दफन है। पुलिस अभी कमरे का निरीक्षण कर ही रही थी कि सूचना पाकर एसपी डॉक्टर सतीश कुमार तथा सीओ सिटी संतोष कुमार भी आ गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुलवा लिया था। चूंकि मामला महिला की हत्या कर शव जमीन में दफन होने का था, अतः घटनास्थल पर उरई सिटी मजिस्ट्रेट हरिशंकर शुक्ला को भी सूचना देकर बुला लिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट हरिशंकर शुक्ला की मौजूदगी में पुलिस अधिकारियों ने हत्यारोपी प्रमोद कुमार की निशानदेही पर कमरे के अंदर खुदाई शुरू कराई। पुलिस के जवानों ने पहले कमरे की पक्की फर्श तोड़ी, फिर कच्ची जमीन को फावड़े से खोदना शुरू किया। 4 फीट खुदाई करने के बाद महिला का कंकाल बरामद हो गया। सिटी मजिस्ट्रेट हरिशंकर शुक्ला ने कंकाल को गड्ढे से बाहर निकलवाया। अब तक मौके पर विनीता के माता पिता तथा ससुर भी आ गए थे। कालीचरण तथा उनकी पत्नी उर्मिला ने जब महिला के कंकाल को देखा तो वह फफक पड़े और उन्होंने कपड़ों से उसकी पहचान अपनी बेटी विनीता के रूप में कर दिया। प्रमोद के पिता खेमराज ने भी कंकाल की पहचान बहू विनीता के रूप में किया। विनीता की हत्या और कंकाल बरामद होने की खबर रामनगर मोहल्ले में फैली तो लोग अवाक रह गए। सैकड़ों की भीड़ घटनास्थल पर आ पहुंची। कालीचरण के परिवार में भी कोहराम मच गया। उसकी अन्य बेटियां वंदना, लाली व नौथी भी सूचना पाकर मौके पर आ गईं। विनीता का कंकाल देखकर सभी विलख विलख कर रो रही थीं। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें सांत्वना दिया और समझाया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, फिर फोरेंसिक टीम ने भी जांच कर साक्ष्य जुटाए। इसके बाद मजिस्ट्रेट हरिशंकर शुक्ला की निगरानी में कोतवाल शिवगोपाल वर्मा ने कंकाल का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए उरई के सरकारी अस्पताल भेज दिया। डीएनए की जांच हेतु मृतका के बाल सुरक्षित रख लिए गए। चूंकि प्रमोद कुमार ने पत्नी विनीता की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया था और जमीन में दफन शव को भी बरामद करा दिया था, इसलिए कोतवाल शिवगोपाल वर्मा ने मृतका के पिता को वादी बनाकर धारा 302, 201 के तहत प्रमोद कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया। पुलिस अधिकारियों के समक्ष जब प्रमोद से पूछताछ की गई तो पत्नी की हत्या कर शव ठिकाने लगाने की जो कहानी बताई वह चौंकाने वाली थी। जालौन उत्तर प्रदेश राज्य का एक पिछड़ा जिला है, जहां आवागमन के साधन भी कम हैं और रेल सुविधा भी नहीं है। इस पिछड़ेपन के कारण जालौन जिले के सभी प्रशासनिक कार्य उरई कस्बे में होते हैं। उरई जालौन जिले का उप जिला कहलाता है। यहाँ दवा बनाने वाली मशहूर कंपनी सन इंडिया फार्मेसी है, जहाँ सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं, जिससे वहाँ दिन भर चहल पहल बनी रहती है। उरई कस्बे से 3 किलोमीटर दूर एक गांव है सरसौखी, जो थाना कोतवाली उरई के अंतर्गत आता है। इसी सरसौखी गांव में कालीचरण अहिरवार अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी उर्मिला के अलावा 4 बेटियां वंदना, लाली, नौभी तथा विनीता थीं। मध्यम वर्गीय कालीचरण के घर का खाना पीना व अन्य खर्च खेत में पैदा होने वाली फसलों से चलता था। इसी से बच्चों की परवरिश होती गई। जैसे जैसे बेटियां जवान होती गईं, कालीचरण ने उनकी शादी कर दिया। वह 3 बेटियों के हाथ पीले कर चुके थे। अब सबसे छोटी बेटी विनीता ही शादी के लिए बची थी। विनीता अपनी अन्य बहनों से कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी। उसकी इस खूबसूरती में 4 चांद लगाता था उसका स्वभाव। हाई स्कूल पास करने के बाद वह आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती थी,
लेकिन माँ बाप ने यह कहकर उसकी पढ़ाई पर विराम लगा दिया कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की के लिए वर खोजने में दिक्कत होती है और दहेज भी ज्यादा देना पड़ता है। कालीचरण अपनी अन्य बेटियों की तरह विनीता को भी इज्जत के साथ उसके हाथ पीले कर देना चाहता था, किंतु इन्हीं दिनों विनीता के कदम बहक गए, जिसकी वजह से गांव बिरादरी में उनकी बदनामी होने लगी। गरीबों की जमापूंजी उनकी मान मर्यादा और इज्जत होती है। जब कालीचरण को इस बात का पता चला तो अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए वह विनीता के लिए वर की खोज में जुट गए। काफी प्रयास के बाद एक रिश्तेदार के माध्यम से वर के रूप में उन्हें प्रमोद कुमार मिल गए। प्रमोद कुमार के पिता खेमराज अहिरवार उरई कस्बे के रामनगर मोहल्ले में रहते थे। खेमराज के परिवार में पत्नी रामवती के अलावा 2 बेटियां और एक बेटा प्रमोद कुमार था। बेटियों की वह शादी कर चुके थे। प्रमोद कुमार ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और रोजगार की तलाश में जुटा था। खेमराज दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भवन निर्माण विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। सरकारी कर्मचारी होने के साथ साथ उसकी खेती की भी जमीन थी। उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। रामनगर मोहल्ले में उसके 2 मकान थे। एक मकान में वह स्वयं परिवार सहित रहता था, जबकि दूसरा मकान अजनारी रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के पास था। टिन शेड वाले इस मकान में किराएदार रहते थे। हालांकि प्रमोद कुमार बेरोजगार था और उसका रंगरूप भी सामान्य था, लेकिन उसके पिता खेमराज की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कालीचरण ने उसे अपनी बेटी विनीता के लिए पसंद कर लिया। फिर सामाजिक रीति रिवाज से 25 अप्रैल 2011 को विनीता का प्रमोद कुमार के साथ विवाह कर दिया। शादी के बाद विनीता जब अपनी ससुराल पहुंची तो ससुराल में सब खुश थे, लेकिन विनीता खुश नहीं थी। दरअसल शादी के पहले विनीता ने पति के रूप में जिस सजीले युवक के सपने संजोए थे, प्रमोद वैसा नहीं था। एक तो वह सांवले रंग का था, दूसरे वह अक्खड़ स्वभाव का था। इसके अलावा वह बेरोजगार भी था। शुरू में तो विनीता ने पति के साथ साथ सास ससुर की भी सेवा की, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे उसके स्वभाव में बदलाव आने लगा। अब विनीता का मन ससुराल में कम मायके में ज्यादा लगने लगा। इससे प्रमोद को शक होने लगा कि कहीं शादी से पहले विनीता के गांव के किसी युवक से अवैध संबंध तो नहीं थे। उसने इस बाबत गुप्त रूप में पता किया तो जानकारी मिली कि शादी से पहले विनीता के कदम डगमगा गए थे। विनीता के अपने ही अतीत ने उसके जीवन में कैक्टस उगा दिए थे, जिसमें खुशियां कम कांटे ज्यादा थे। उन कांटों की चुभन से पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ने लगी थीं। दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा व मारपीट होने लगी थी। तब तक दोनों की शादी को 5 साल बीत गए थे। इन 5 सालों में विनीता 3 बेटियों कनिका, गुंजन और परी की मां बन चुकी थी। एक के बाद एक 3 बेटियों के जन्म को लेकर भी घर में कलह होती थी। सास रामवती वंश बढ़ाने के लिए बेटा चाहती थी, इसलिए वह विनीता को ताने मारती रहती थी। हालांकि विनीता का ससुर खेमराज उसकी बेटियों से प्यार करता था और हर तरह से ख्याल रखता था। वह जब भी बाजार हाट से घर आता, बच्चियों के लिए खाने पीने की चीजें लाता था। विनीता का पति प्रमोद बेरोजगार था। पति की बेरोजगारी से भी वह परेशान रहती थी। उसे अपने व बच्चों के पालन पोषण के लिए सास ससुर का ही मुंह ताकना पड़ता था। जरूरत का सामान खरीदने को विनीता सास से पैसे मांगती तो कभी वह दे देती, कभी बुरी तरह झिड़क देती थी। तब विनीता मन मसोस कर रह जाती। विनीता ने पति को कुछ कामधाम करने को कई बार कहा, परंतु प्रमोद ने एक नहीं सुनी। उल्टे वह विनीता से कहता कि घर में किस चीज की कमी है, सारा खर्च माँ बाप कर तो रहे हैं। एक रोज प्रमोद शराब पीकर घर आया तो विनीता ने उसे जलील करते हुए कहा, एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा, कुछ काम करते धरते नहीं और शराब भी पीते हो, कम से कम अपना नहीं तो अपने बाप की इज्जत का तो ख्याल रखो। विनीता की सच्चाई भरी कड़वी बात सुनकर प्रमोद कुमार के तनबदन में आग सुलग उठी। वह विनीता पर टूट पड़ा और लात घूंसों से उसकी पिटाई करने लगा। उसके हाथ तभी थमे जब वह हाँफने लगा। पति की पिटाई से विनीता इतनी आहत हुई कि वह तीनों बच्चों को ससुराल में छोड़कर मायके चली गई। उसने अपने ऊपर हुए जुल्म की दास्तां अपनी मां उर्मिला को बताई।
तब उर्मिला ने बेटी को ससुराल ना भेजने का फैसला किया। विनीता को मायके आए हुए अभी 2 महीने भी नहीं बीते थे कि प्रमोद उसे लेने आ गया। लेकिन उर्मिला ने बेटी को भेजने से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह ऐसे निठल्ले के साथ बेटी को नहीं भेजेगी जो उसे प्रताड़ित करे। सास ने जलील किया तो प्रमोद मुंह लटकाकर वापस लौट आया। बहू के चले जाने से खेमराज की भी मोहल्ले में बदनामी होने लगी थी। उसकी पत्नी रामवती का भी गली से गुजरना दूभर हो गया था। पास पड़ोस की महिलाएं विनीता को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाने लगी थीं। इन अफवाहों पर विराम लगाने के लिए खेमराज विनीता को लाने उसके मायके पहुंचा और कालीचरण से बच्चों की परवरिश की खातिर विनीता को भेजने का अनुरोध किया। काफी सोच विचार के बाद कालीचरण ने बेटी को समझा बुझाकर ससुराल भेज दिया। इस बार विनीता ससुराल आई तो उसके तेवर उग्र थे। बात व्यवहार करने का तरीका भी बदल गया था। शायद पति द्वारा किया गया अपमान उसे सता रहा था। जब वह बीते पलों के बारे में सोचती तो उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता था। सास उसके काम में रोकाटोकी करती तो वह उससे झगड़ा कर बैठती। पति को भी वह करारा जवाब दे देती थी। बहू के इस व्यवहार से दुखी होकर खेमराज अहिरवार ने उसे संयुक्त परिवार में रखने के बजाय अलग कर दिया। उन्होंने उसे अजनारी रोड वाला मकान रहने को दे दिया। इस टिन शेड वाले मकान के पीछे वाले भाग में प्रमोद विनीता व बच्चों के साथ रहने लगा। मकान के अगले हिस्से में बने 3 कमरे किराए पर उठे थे। इस मकान में लगभग 6 माह तक विनीता और प्रमोद ठीक से रहे। उसके बाद दोनों में पुनः झगड़ा होने लगा। झगड़ा बेरोजगारी को लेकर होता था। मकान में आने वाले किराए से विनीता परिवार का खर्चा नहीं चला पा रही थी। उसे सदैव आर्थिक परेशानी से जूझना पड़ता था। वह प्रमोद से खर्चा मांगती तो वह कहता कि मायके से लेकर आओ। विनीता 2-4 बार तो मायके से खर्च के पैसे ले आई, लेकिन हर बार जाने से उसने मना कर दिया। तब प्रमोद उससे झगड़े पर उतारू हो जाता। इस तरह उनमें तकरार होने लगी। साल 2018 की फरवरी माह की बात है। एक रोज खाना ना बनाने को लेकर विनीता को प्रमोद ने पीट दिया तो विनीता महिला थाने पहुंच गई। वहां उसने पति की शिकायत की तो प्रमोद को थाने बुलाया गया। वहां पुलिस ने प्रमोद को डराया धमकाया और झगड़ा या मारपीट ना करने की नसीहत दिया। बाद में पुलिस ने इस मामले को जिला परिवार परामर्श केंद्र भेज दिया। परामर्श केंद्र से दोनों का समझौता हो गया। विनीता और प्रमोद के बीच समझौता हो जरूर गया था, लेकिन उनके बीच तनाव कम नहीं हुआ था। किसी न किसी बात को लेकर उनमें झगड़ा हो ही जाता था। प्रमोद के मन में अब विनीता के प्रति नफरत की आग सुलगने लगी थी। यह आग जब शोला बन गई तो प्रमोद ने विनीता की हत्या करने की ठान लिया और हत्या की गहरी साजिश रच डाली। योजना के अनुसार 18 मई 2018 की सुबह करीब 10 बजे प्रमोद अपने पिता खेमराज के घर पहुंचा। उसके साथ उसकी 3 बेटियां भी थीं। उसने पिता से कहा कि वह काम करने के लिए दिल्ली जा रहा है, विनीता को भी साथ ले जाएगा, इसलिए इन्हें यहाँ छोड़ने आया है। ना जाने क्यों पिता खेमराज व मां रामवती ने आवारा बेटे की बातों पर विश्वास कर लिया और वह उन मासूम बच्चियों को अपने पास रखने के लिए तैयार हो गए। बेटियों को माता पिता के घर छोड़कर प्रमोद वापस घर आ गया। चूंकि विनीता की बेटियां 1-2 दिन के लिए दादा दादी के घर चली जाती थीं, इसलिए विनीता ने इस तरह ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ना ही पति से तर्क वितर्क किया। प्रमोद भी दिन भर सामान्य बना रहा। पति की साजिश की विनीता को जरा भी भनक नहीं लगी। शाम को विनीता ने खाना बनाया। उसने पहले प्रमोद को खाना खिलाया, फिर स्वयं भी खाना खाया। चौका बर्तन साफ कर वह चारपाई पर लेट गई। कुछ देर बाद वह गहरी नींद में सो गई। लेकिन प्रमोद की आंखों में नींद नहीं थी। उसे तो इसी वक्त का इंतजार था। वह आहिस्ता आहिस्ता विनीता की चारपाई के पास पहुंचा और उसी की साड़ी से उसका गला कसने लगा। विनीता की आंखें खुलीं तो पति को गला घोंटते पाया। उसने बचाव का भरपूर प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सकी। कुछ देर घटपटाने के बाद उसकी मौत हो गई।
पत्नी की हत्या करने के बाद प्रमोद ने रात के सन्नाटे में कमरे के अंदर फावड़े से करीब 4 फीट गहरा गड्ढा खोदा और उसमें विनीता की लाश दफन कर दिया। दूसरे रोज वह ईंट की गिट्टी लाया और कमरे में बिछाकर दुर्मुट से खूब कुटाई किया। फिर राजमिस्त्री से कमरे का फर्श बनवा दिया। किसी को कानों कान खबर नहीं लगी। इसके बाद वह कमरा बंद कर दिल्ली चला गया। दिल्ली में वह क्या करता है, कहाँ रहता है, इसकी जानकारी उसने ना तो अपने माँ बाप को दी और ना ही किसी और को दिया। इधर जब 3 महीने बीत गए और उर्मिला की बेटी से फोन पर भी बात नहीं हो सकी, तो उर्मिला अपनी बड़ी बेटी वंदना के साथ उसके घर आई। लेकिन कमरे में ताला लटक रहा था। वह रामनगर स्थित विनीता के ससुर खेमराज के पास गई। खेमराज ने बताया कि विनीता और प्रमोद दिल्ली में हैं। बच्चे उसके साथ हैं। प्रमोद दिल्ली में नौकरी करने लगा है। उर्मिला ने खेमराज से प्रमोद का मोबाइल नंबर लिया और फिर प्रमोद से फोन पर बात किया। प्रमोद ने बताया कि वह दिल्ली में है। विनीता भी उसके साथ है। उर्मिला ने जब उससे विनीता से बात कराने को कहा तो उसने कह दिया कि वह इस समय ड्यूटी पर है, विनीता से बात नहीं हो पाएगी। इसके बाद तो यह सिलसिला बन गया। जब भी उर्मिला या कालीचरण प्रमोद से फोन पर बात करते और विनीता से बात कराने को कहते तो वह कोई ना कोई बहाना बना देता था। ना ही वह दिल्ली में अपने रहने का ठिकाना बताता था। धीरे धीरे 1 साल बीत गया, लेकिन वह बेटी की आवाज नहीं सुन सकी। विनीता के संबंध में जानकारी करने उर्मिला कभी कभी उसके अजनारी रोड स्थित घर भी आती थी और किराएदारों से पूछताछ करती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस बेटी की तलाश में वह भटक रही है, उसका शव कमरे में दफन है। उर्मिला जब परेशान हो गई तो उसने प्रमोद की टोह में उसी के मकान में रहने वाले एक किराएदार की मदद लिया। उर्मिला ने उससे कहा कि जब भी प्रमोद अपने कमरे में आए उसे तत्काल मोबाइल पर फोन कर दे। उसने किराएदार को अपना फोन नंबर दिया, साथ ही सटीक सूचना पर पैसों का लालच भी दिया। 3 जनवरी 2020 की सुबह उर्मिला को किराएदार ने सूचना दिया कि प्रमोद दिल्ली से अपने घर आया है और कमरे में मौजूद है, लेकिन उसके साथ विनीता नहीं है। यह सूचना पाते ही उर्मिला और कालीचरण उरई कोतवाली पहुंच गए और पुलिस को सूचना दिया। 5 जनवरी 2020 को पुलिस ने अभियुक्त प्रमोद कुमार अहिरवार से पूछताछ कर उसे उरई की कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट DN राय की अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मां की हत्या और पिता के जेल जाने के बाद मासूम बच्चियों को संभालने की जिम्मेदारी मृतका की बहनों ने ली है। मृतका की बड़ी बहन वंदना 4 वर्षीय कनिष्का का पालन पोषण करेगी, जबकि लाली 3 वर्षीय गुंजन का 9 भी 2 वर्षीय परी का पालन पोषण करेगी। तीनों के पति भी इसके लिए तैयार हो गए। मामले में अब जिला जज ने फैसला सुनाते हुए प्रमोद को आजीवन कारावास और 1,25,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि उक्त मामला में पुलिस द्वारा 2 मार्च 2020 को आरोप पत्र दाखिल किए गए थे। इसके साथ ही 7 गवाह अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल किए गए, जिसके बाद 3 साल तक चली सुनवाई के बाद प्रमोद को 21 सितंबर 2023 को हत्या की धारा 302 IPC के तहत जिला और सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने दोषी माना। आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 1,25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।